मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है इन्वायरमेंट इथिक्स का, उससे संबंधित आपके सामने जितने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करवाऊंगा, जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको करवाने वाला हूँ। ये आपके सामने जो वीडियो होगा ये एक प्रकार का वन शॉट वीडियो होगा। किस प्रकार का वीडियो होगा? वन शॉट वीडियो होगा। इसमें आपका कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और फोर्थ का सारी की सारी यूनिट आपका रिवीजन करवा दूंगा। साथ के साथ जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी भाई? फ्री में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर फ्री में सारे पीडीएफ है वो देखने को मिलेंगे। एक बार बता देता हूं कहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो कैसे डाउनलोड कर पाओगे। जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये पीडीएफ अगर फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। उस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर जो पीडीएफ लिखा है इस पे क्लिक कर देना है। ऐसे उंगली से क्लिक करोगे, नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन दिखाई देता है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो कोने में सर्च वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करो और सर्च कर दो इन्वायरमेंट। क्या? इन्वायरमेंट सर्च कर दो। आपके सामने ये वाली स्पेलिंग आपको सर्च करनी है। अच्छा, एक कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना। काफी बच्चे कहते हैं सर मैं पीडीएफ नहीं मिली, इसलिए नहीं मिलती क्योंकि इन्वायरमेंट की स्पेलिंग है उसमें सारे के सारे स्मॉल लेटर हैं। कैसे स्मॉल लेटर? सेम टू सेम स्पेलिंग सर्च करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पर पीडीएफ पड़ी होगी इन्वायरमेंट इथिक्स फर्स्ट सेमेस्टर पीडीएफ। इसको भाई आपके सामने डाउनलोड करके पढ़ लेना। इस पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और इस पीडीएफ के इस यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से तो कोने वाले ऑप्शन पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, खरीद लेना भाई। चलिए शुरू करते हैं इन्वायरमेंट एथिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें अपन पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पर्यावरण नैतिकता क्या होती है, इन्वायरमेंट क्या होता है और इन्वायरमेंट एथिक्स क्या होती है, उसके बारे में सारी चीजें अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा और स्वरूप क्या होती है? पर्यावरण वह समग्र परिवेश है जिसमें मनुष्य, पशु, पौधे व अन्य जीव रहते हैं जो उनके जीवन को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण क्या होता है भाई आपके सामने? पर्यावरण वो चीज होती है जहां पर आपके सामने पशु, पौधे और अन्य जीव, सारे के सारे जीव जंतु आपके सामने जिस परिवेश में रहते हैं उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? आपके सामने पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो जहां पर आपके सामने पशु, पक्षी, जीव जंतु, जैविक व अजैविक चीजें रहती हैं उसको पर्यावरण के नाम से जानते हैं। पर्यावरण केवल प्राकृतिक तत्वों तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों में भी होता है। पर्यावरण में एक घटक ये नहीं है कि आपको सिर्फ प्राकृतिक तत्वों की बात की जाए। किसके तत्वों की? सिर्फ प्रकृति से जुड़े हुए तत्वों की बात नहीं की जाती है बल्कि इसमें सामाजिक व सांस्कृतिक तत्व भी जुड़े होते हैं। हम जो समाज में जो लोग रहते हैं उनका भी महत्व है और जो सांस्कृतिक जो लोग होते हैं आपके सामने उन सब चीजों का भी महत्व देखने को मिलता है। भाई अपन हर देश की एक अपनी अपनी सभ्यता होती है। भारत की कुछ अपनी सभ्यता आपके सामने, यूरोप की अलग सभ्यता देखने को मिलती है, मतलब इंग्लैंड की अलग सभ्यता, अमेरिका की अलग सभ्यता, अफ्रीका में लोग रहते हैं उनकी अलग सभ्यता है ना। तो सभी लोगों के जो सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व भी इसमें जुड़े होते हैं, सिर्फ जैविक तत्वों तक ये शामिल नहीं होता है। समझ में आ गया? परिभाषा की बात करें, पर्यावरण जीवित व निर्जीव तत्वों का ऐसा सम्मिलित है जिसमें मानव जीवन तथा अन्य जीवों का विकास को प्रभावित करती है। मतलब पर्यावरण में क्या होता है? जीवित और निर्जीव चीजें दोनों की दोनों रहती हैं और जो मानव है आपके सामने पर्यावरण है वो मानव के अन्य जीवों को भी, जीवन व अन्य लोगों को भी प्रभावित करने का काम करता है। समझ में आ गया? तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण आपके सामने लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग है उनके आपके सामने जो उनसे बनता है और साथ के साथ आपके सामने जो उनकी लाइफ साइकिल होती है, मानव जीवन एवं अन्य जीवों की जो इन्वायरमेंट है वो आपके सामने ह्यूमन बीइंग एंड अदर जो आपके सामने एनिमल्स होते हैं, अनदर आपके सामने बीइंग होते हैं, उनके जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या करता है? इफेक्ट करता है। चलिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पढ़ा दूंगा आपको इसी क्लास में। पर्यावरण का स्वरूप, इन्वायरमेंट का आपके सामने किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट घटक पाए जाते हैं आपके सामने उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या स्वरूप होता है इन्वायरमेंट का? पहले घटक होते हैं जैविक तत्व। जैविक तत्व क्या होते हैं? मनुष्य, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव आपके सामने किसका हिस्सा होते हैं भाई? पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। जैविक का नाम होता है बायोटिक कंपोनेंट। इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं भाई? आपके सामने 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट या जैविक तत्व में किसमें आते हैं? नाम से समझो, जैविक तत्व है, जीव जंतु, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव है वो आपके जैविक तत्वों में आते हैं।
ये पारिस्थितिक तंत्र में सक्रिय भाग लेते हैं। आपके सामने जितने भी जैविक तत्व होते हैं सारा का सारा आपके सामने जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उस पर इफेक्टिवली काम करते हैं। अगला है अजैविक तत्व। अजैविक तत्व कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जल, वायु, मिट्टी, तापमान और प्रकाश से मिलकर बने होते हैं। जितने भी निर्जीव चीजें होती हैं, जितने भी आपके सामने जो निर्जीव चीजें होती हैं आपके सामने, वो कौन से कंपोनेंट होते हैं भाई? अजैविक तत्वों में शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? अजैविक तत्वों में शामिल होते हैं। जैसे कि जल है, वायु है, मिट्टी है, प्रकाश और आपके सामने तापमान है। इनके बिना अपना जीवन संभव नहीं हो पाता है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वायु के बिना भी जल जीवन संभव नहीं है, मिट्टी नहीं होगी तो कहां पर रहोगे? आपके सामने आप होगी पानी में रह जाओगे, लेकिन जल भी नहीं होगा तो कैसे रहोगे, है ना? तापमान है, अगर तापमान 100 डिग्री होगा नहीं रह सकते अपन। तो ये जितने भी जो अजैविक तत्व हैं ये सारे के सारे जैविक तत्वों के जीवन को संभव बनाते हैं। अगले वाला है फिजिकल कंपोनेंट। अगले वाले कौन से तत्व होते हैं भाई? आपके सामने जो भौतिक तत्व है वो देखने को मिलते हैं। फिजिकल कंपोनेंट जिसके अंदर पर्वत, माउंटेन्स, नदियां, रिवर्स और आपके सामने जो समुद्र होते हैं, ओशियंस, और आपके सामने जो भूमि है, आपके सामने जो सोइल है, क्रस्ट है, वो आपके सामने सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। समझ में आ गया? पर्वत, नदियां, भूमि और आपके सामने समुद्र, सबके सब कौन से कंपोनेंट है भाई? फिजिकल कंपोनेंट। अगला है सोशल कंपोनेंट। सोशल कंपोनेंट कौन से होते हैं? जिसमें समाज, आपके सामने संस्कृति, परंपराएं व आर्थिक गतिविधियां आती हैं। इकोनॉमिक कंपोनेंट आते हैं, सोशल है ना, कल्चरल, और आपके सामने जितने भी जो परंपराएं होती हैं। देखो समाज से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती है ना, जैसे हमारा समाज हो गया, समाज में अलग अलग समाज का अलग अलग महत्व होता है। आप अपने गांव से 4 गांव अलग चले जाओगे, वहां की अलग परंपराएं हैं। अलग राज्य की छोड़िए, 10 गांव दूर चले जाओगे, उनकी अलग परंपराएं हैं। तो संस्कृति अलग अलग है। भारत की कुछ और संस्कृति है, और कोई राज्य की और कोई देश की अलग संस्कृति है। भारत के राज्यों में भी संस्कृति में विविधता देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं भाई? सांस्कृतिक तत्वों में जाना जाता है इनको। समझ में आ गया? पर्यावरण का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। क्या इंपोर्टेंस होता है एनवायरमेंट का? पर्यावरण का महत्व मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ है। जो इन्वायरमेंट है उसका इंपोर्टेंस है वो ह्यूमन लाइफ के एवरी जो हर एक एक कंपोनेंट से आपके सामने जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। जीवन की निरंतरता के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्या होती है जीवन की निरंतरता? जीवन है, आपको पता भाई, एक बात बताओ, अगर एक दिन भी आपके सामने अगर पानी नहीं मिले आपको कितना त्राहिमाम फैल जाता है ना? 5-10 दिन भी पानी नहीं, पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता ना। एक दिन सोचो ऑक्सीजन नहीं मिले, खत्म काम हो जाता ना आपके सामने। एक दिन आपको सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं सर्दियों के मौसम में, परेशान हो जाते हैं, त्राहिमाम मिट जाता है, होता है ना ऐसा? तो यही है, जीवन को सरल व सुगम तरीके से लगातार चलाने के लिए किसकी जरूरत है? पर्यावरण की जरूरत पड़ती है। अगला है भोजन, जल व वायु की उपलब्धता के लिए। खाना खाने के लिए, पानी, जल के लिए और वायु की उपलब्धता के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? पर्यावरण की। क्यों? पर्यावरण है तभी तो जल है, भोजन और वायु, ये सब की सब चीजें आपके सामने उपलब्ध होती हैं। अगला है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए। जो हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, प्रकृति है, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आपके सामने किसकी जरूरत पड़ती है भाई? आपके सामने हमें जरूरत पड़ती है जो अपना इन्वायरमेंट है आपके सामने, पर्यावरण की। प्रकृति में जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, सबकी सब लोग आपके सामने संतुलन के साथ रहे, उसको बनाए रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, पर्यावरण की जरूरत पड़ती है। अगले वाला है मानव स्वास्थ्य की रक्षा। आपके सामने जो हमारा, अब एक बात देखो, दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिल रहा है, आपके सामने पर्यावरण बिगड़ा हुआ है, तो क्या देखने को मिलता है? वहां के लोगों को अलग अलग प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं। देख रहे हैं, लंग से संबंधित, दमा वगैरह की जो प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। थोड़ा सा अगर पानी में प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों के जो आपके सामने जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होने लग जाता है। तो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमन हेल्थ होती है, मानव स्वास्थ्य होता है, उसको भी इफेक्ट करता है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छ पानी होगा, स्वच्छ जल होगा, तो ही स्वच्छ जीवन देखने को मिलेगा। अगले वाला है आर्थिक विकास के संसाधन। आर्थिक विकास के लिए भाई एक बात बताओ, अगर पर्यावरण में प्रदूषण है, क्या कोई महत्व है क्या आपके सामने? कोई महत्व नहीं है, चाहे कैसा भी आपके सामने कितना ही पैसा कमा लो। दिल्ली में लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन आपके समय किसका शिकार हो रखे हैं? दमा का शिकार हो रखे हैं। तो क्या कोई फायदा उस पैसे का? नहीं फायदा है। तो इन आपके सामने आर्थिक विकास भी जब होगा जब आपके सामने मनुष्य स्वस्थ होगा, और मनुष्य स्वस्थ कब होगा? जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा, पर्यावरण अच्छा होगा। निष्कर्ष की बात करें भाई, पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट है
पर्यावरण की नैतिकता की, इन्वायरमेंट इथिक्स की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। जितने भी जो पर्सन है वो भी साथ के साथ रिवीजन करवा रहा हूं, और जितना आपका नोट्स है इसमें सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, सिलेबस का एक कतरा भी बाकी नहीं रहेगा। बस ये पढ़ लो आप क्लास, इससे बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पर्यावरण नैतिकता उस विचारधारा को कहते हैं जो ये बताती है मनुष्य को प्रकृति के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी व संतुलित व्यवहार करना चाहिए। मतलब पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल एथिक्स क्या बताती है, ये हमें ये बताती है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ साथ नैतिकता की जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है भाई, हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम है ना पेड़ों को बचाकर रखेंगे तो आने वाला जो लोग हैं, जनरेशन है, हमारी जनरेशन है, उसको स्वच्छ हवा मिलेगी। पानी, अगर आप पानी को उपयोग करते हो तो उसको बचाओ, ऐसे नहीं कि आप जो जितना यूज है भाई उतना तो यूज करो, लेकिन उसके बाद में उसको नल वगैरह को बंद कर दो ताकि एक्स्ट्रा पानी नहीं बहे। समझ में आ गया। और कोई खनिज और लवण का उपयोग करते हो तो उसको सीमित मात्रा में उपयोग करो ताकि क्या हो, आपके सामने वो इन्वायरमेंट है उसको कोई भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। यह उदाहरण आपके सामने, यह उदाहरण इस चीज को स्वीकार करती है कि प्रकृति केवल मानव के उपयोग की चीज है। प्रकृति का अर्थ, नेचर का या इन्वायरमेंट का सिर्फ यही नहीं है कि वो आपके सामने मानव के लिए, सिर्फ मनुष्य के लिए बनी है। प्रकृति है वो सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, बल्कि आपके सामने और जीव जंतु रहते हैं, और अलग अलग प्रकार के आपके सामने इस पृथ्वी पर जो जितनी भी वस्तुएं रहती हैं उनके भी उपभोग की चीज है, सिर्फ मनुष्य के ही उपभोग की चीज नहीं है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। पर्यावरण नैतिकता के अनुसार अगर आप इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, प्रत्येक जीव को अपना नैतिक मूल्य है। मतलब हर एक जो आपके सामने जो जीव जंतु इस दुनिया में रहता है उसका एक इथिक्स होती है, उसके नैतिक मूल्य होते हैं। देखो एक गिलहरी है, गिलहरी की गुठली भी खाती है ना। अगर मान लो एक गिलहरी अगर कोई किसी एक फल को खाती है तो उसकी गुठली नीचे गिराती है, उससे एक और पेड़ उगता है। समझ में आ गया आपके सामने। मनुष्य एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसको रहने के लिए घर चाहिए, जमीन मोल खरीदता आपके सामने। कभी चिड़ी नहीं खरीदेगी, आप चिड़िया नहीं खरीदेगी, कभी कोई आप पशु नहीं खरीदेगा आपके सामने, कोई किसी भी पौधे को आपके सामने जमीन खरीद कर इस दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मनुष्य को जरूरत है। पैदल चलने के लिए मनुष्य को चप्पलों की जरूरत पड़ती है, रहने के लिए घर चाहिए होते हैं, अच्छे वस्त्र चाहिए होते हैं, सिर्फ मनुष्य को इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है वो मनुष्य छोड़ते हैं, बाकी जो जानवर जितना यूज करते हैं उतना उस प्रकृति को लौटा कर जाते हैं। तो आपकी नैतिकता भी यही है कि आप प्रकृति को जितना उपभोग कर रहे हो उतना उसको लौटाओ। अगले वाला, प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन अनैतिक है। मतलब जो इन्वायरमेंट होता है ना, इन्वायरमेंट में जो संसाधन होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, कार्बन, जो आपके सामने ऑक्सीजन हो गई है ना, पेड़ पौधे हो गए, आपके सामने हवा, पानी, जल, जितनी भी चीज है इनका आप जो यूज कर रहे हो ना वो आपके सामने असीमित रूप से मत करो। जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करो, आपके सामने जितनी जरूरत है उतना उपयोग करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज है वो बची रह जाएगी। समझ में आ गई। वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिकारों की रक्षा करे। जो हमारी इस समय की, आज के समय की जो पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी है, हमारी यही कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए क्या है, उनके लिए चीजों को बचा कर रखें। समझ में आ गई। तो हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है उस कर्तव्य को हमें पालन करना चाहिए। क्यों? अगर अब देखो हमने अगर अपनी हवा को खराब कर दिया तो आने वाली जनरेशन क्या उस स्वस्थ वातावरण का उपभोग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है, वनों की धुआं-धुंध कटाई आज आर्थिक लाभ दे सकते हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए अन्याय है। आज आप पेड़ों की कटाई करते हो, इससे आपको हो सकता है कि लाभ हो जाए, आप पैसे भी कमा लो, आप वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दोगे, है ना, वहां से बहुत विकास होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हैं उस प्रदूषण को शिकार होगी, वो उन बीमारियों को शिकार होंगी, और वो आपको कोसेंगी कि उस जनरेशन ने क्या किया था, ये जो पर्यावरण है उसको तहस नहस करने का काम किया था। तो आप जीवन में जो भी ये पेपर होते हैं इनका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपको प्रकृति के प्रति जागरूक किया जा सके। आप सभी विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हो, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई आपका जन्मदिन होता है ना, जन्मदिन मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाना इस बार अपने जन्मदिन पर। समझ में आ गया, ताकि पर्यावरण को भी फायदा पहुंच सके। पर्यावरण नैतिकता का महत्व, पर्यावरण नैतिकता का महत्व वर्तमान समय में और बढ़ गया है। आज के समय, बढ़ते हुए आपके समय, आधुनिकता के समय जो पर्यावरण एथिक्स है, इन्वायरमेंटल एथिक्स है, पर्यावरण नैतिकता का महत्व आज भी और ज्यादा बढ़ा है। क्यों बढ़ा भाई? हम सभी लोगों को जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण होता है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति में जितने भी जो संसाधन है
इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी आपके सामने क्या चीजें मिलती हैं, जितना भी कंपोनेंट है, जितने भी आपके सामने जो रिसोर्सेज है, इनको प्रिजर्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको बचा कर रखना चाहिए। पेड़ पौधों को, हवा को, पानी को, हर चीज को संरक्षित करके रखना चाहिए। पर्यावरणीय संकटों से बचाव। जो पर्यावरण होता है ना, उसमें जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने संकट आ रहे हैं, उनसे उनको बचना चाहिए, उनसे भी उनको बचाव करना चाहिए। जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के संकट से बचना, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण बच रहा है, तो हमें उसको कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाने, उनके लिए प्रति काम करना चाहिए। जैव विविधता की रक्षा, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं हमारी पृथ्वी पर, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, हमें उन जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। समझ में आ गया? तो जैव विविधता है, उसकी भी रक्षा करना हमारा काम है, समझे? उनको भी बचाना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है प्रदूषण का नियंत्रण। पोल्यूशन होता है ना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना भी आपके सामने बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? पोल्यूशन है, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? अगर आप सही से पेड़ पौधों को नहीं लगाओगे, सही से जीव जंतुओं की रक्षा नहीं करोगे, तो क्या होगा? ये प्रकृति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। पर्यावरण प्रदूषण इतना चरम सीमा पर पहुंच जाएगा कि हम अच्छे से सांस भी नहीं ले पाएंगे। हर वक्त हमें अपने मुंह पर मास्क लेकर चलना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये अपनी पृथ्वी चलती फिरती भट्टी बन जाएगी, एक गैस चैम्बर बन जाएगी। तो हमें इस चीज से बचना है। अगले वाला पॉइंट है सतत विकास को बढ़ावा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? आपके पास जितनी वस्तुएं हैं, उनको इस तरीके से आप यूज करो कि आने वाली जनरेशन है वो भी उनको बचा सके। समझ में आ गया? बिना बात के आपके सामने बाइक को घुमाना, पेड़ों को काटना, इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। देखो, आप सभी चीजें तो जीवन में नहीं कर सकते, सब चीजें आपके हाथ में नहीं है ना, लेकिन आपके हाथ में जो चीजें वो कर सकते हो, जैसे पेड़ लगाना आप आपके हाथ में है ना, पानी यूज करते हो, आप सोचते हो कि मैं सारे घर के ऐसा करें, जरूरी नहीं है, आप खुद से शुरुआत करो। समझ में आ गया? खुद है ना सही से जब पानी को यूज करते हो तो कम से कम उपभोग करने की कोशिश करो, जितनी जरूरत है। ऐसे नहीं कि भाई एक बाल्टी से नहाते हो तो मतलब एक उससे नहाऊंगा, दो आपके सामने गिलास से नहाऊंगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने अगर एक बाल्टी से आपको स्नान कर सकते हो तो 3 बाल्टी यूज करने की जरूरत नहीं है, एक से नहाओ, बस इतना कर लो। यही पर्यावरण की नैतिकता है। अगर आप इस पेपर को पास करोगे तो उससे ज्यादा महत्व ये चीज है कि आप इन सब चीजों को समझो। समझ में आ गया? जितने जीव जंतु आपके आसपास रहते हैं, सभी जीव जंतुओं की रक्षा करना भी आपका काम है। पर्यावरण नैतिकता का के प्रमुख सिद्धांत। पर्यावरण नैतिकता के आपके सामने क्या प्रमुख सिद्धांत होते हैं? पहला, जीवन के प्रति सम्मान का सिद्धांत। और इस बार सभी अपने बर्थडे पर एक पौधा जरूर लगाएंगे। एक पौधा, कोई भी आपके सामने पौधा लगा सकते हो और उसकी देखरेख करो, 2-3 साल कर लो बस, फिर तो अपने आप बढ़ जाएगा। यह काम आप सभी को करना है। जीवन के प्रति सम्मान का सिद्धांत। पर्यावरण नैतिकता क्या होती है? भैया, जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, उस हर जीव जंतु का ये जीवन है, प्रकृति सबकी है जो इस पृथ्वी पर मौजूद है। उस गाय, भेड़, बकरी, पक्षी, पशु, जानवर, आपके सामने पौधे, सबका जीवन है ये, हर चीज का ये जीवन है और उनका भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये आपके सामने पर्यावरण की नैतिकता के 5 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है आपको दूसरों के जीवन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा है समानता का सिद्धांत, सभी जीवों को समान रूप से महत्वपूर्ण। हम क्या मानते हैं? इस दुनिया में सिर्फ मनुष्य से बढ़कर कोई भी समझदार और सर्वोच्च कोई भी जीव नहीं है, लेकिन ये हमारी गलत सोच है। कोरोना के समय एक छोटे से आपके सामने बैक्टीरिया ने सारी की सारी दुनिया को, वायरस ने सारी की सारी दुनिया को क्या कर दिया था? आपके सामने घर में बंद कर दिया था। तो हर एक छोटे से छोटे जीव जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, उसका कोई ना कोई महत्व है। तो हमें इस चीज को समझना भी चाहिए। सभी जीव को समान महत्वपूर्ण आपके सामने क्या देना चाहिए? समानता की भाव रखना चाहिए। सभी जीवों को समान रूप से महत्वपूर्ण समझना चाहिए। अगले वाला सिद्धांत है संरक्षण का सिद्धांत। सभी को, जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पे रहते हैं, सभी को कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व नहीं, कंजर्व करना चाहिए। इनके लिए सही शब्द इंग्लिश में कंजर्व होता है। मतलब कंजर्व क्या होता है? जैसे आपके सामने शेर है, चीता है, हाथी है, ये जंगली जानवर होते हैं, काफी बार मनुष्य को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, लेकिन वो नुकसान इसीलिए पहुंचाते हैं क्योंकि हम उनके एरिया, उनके जो घर है, उनके अंदर घुस गए हैं। उन जंगलों को काटकर हमने होटल बनाए हैं, वो हमारे कभी घरों में नहीं घुसे। तो उनको प्रिजर्व करना भी है। आपके भाई कोई गाय है, आपके सामने कोई पालतू कुत्ता है, आपके सामने पालतू के घरेलू और कोई कुत्ता आपके सामने, या फिर और कोई जानवर है,
हमारे आसपास नील गाय है, अगर उनको क्या हो जाए, किसी भी प्रकार की चोट पहुंच जाए, अगर आप उपचार कर सकते हो तो उनका भी उपचार करो, उनको संरक्षित करो। उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उत्तरदायित्व क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें इस इन्वायरमेंट को, इस पर्यावरण को बचाने का आपके सामने उत्तरदायित्व लेना चाहिए। हमें यह जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर्यावरण को संरक्षित करके रखें। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये पर्यावरण के नैतिकता के 5 प्रमुख सिद्धांत है। जीवन के प्रति समानता का, सम्मान का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, चारों के चारों आपके सामने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो चलो बच्चों, ये थी यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन पढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। कौन सी की तरफ? यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। इसमें पर्यावरणीय समस्या व प्रदूषकों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं और प्रदूषक क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर आप यूनिट नंबर सेकंड का स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो तो सबसे पहले भाई सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मात्र 700 सब्सक्राइबरों की कमी है। 700 सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे तो अपने कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे भाई? 20,000 सब्सक्राइबर है वो पूरे के पूरे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20,000 सब्सक्राइबर है वो आपके सामने पूरे के पूरे हो जाएंगे। तो मात्र 700 बच्चों को सब्सक्राइब करना है। जो जो एक वीडियो देख रहा है सबके सब बच्चे सब्सक्राइब कर दो, अपने 20,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। आप सब इस फैमिली का हिस्सा बन जाओगे आप भी। और आपको देखो, चलो नहीं करो आपकी बात है, लेकिन आपके फायदे की चीज ये है कि अब मैं जो वीडियो डालता हूं ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, फ्री में नोट्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकायदा टेलीग्राम का लिंक दिया है। किसका लिंक दिया है? टेलीग्राम का लिंक दिया है। उस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और वहां से जाकर आप फ्री में नोट्स वाली पीडीएफ पढ़ सकते हो। आपको वहां पे नोट्स पढ़ोगे तो ये जो नोट पढ़ा रहा हूं फ्री में आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। और कोने में आपके सामने व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो खरीद लेना भाई। यहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदो तो फ्लिपकार्ट मिंत्रा से। चलिए यूनिट नंबर सेकंड को शुरू करते हैं। पहला है पर्यावरणीय समस्याओं का अर्थ। पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती हैं उसके बारे में देखेंगे। वे समस्याएं जो मानव की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। पर्यावरण में समस्याएं क्या होती हैं? जो मनुष्य के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां की जाती है उसके कारण जो समस्याएं पैदा होती है उसको पर्यावरणीय समस्याओं के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और इससे क्या होता है, जो हमारी इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब पर्यावरण की गुणवत्ता क्या होती है भाई? आपके सामने स्वच्छ हवा नहीं मिल पा रही है, स्वच्छ पानी नहीं है, स्वच्छ आपके सामने वातावरण नहीं है। यही आपके सामने जो पर्यावरण की गुणवत्ता वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो पर्यावरण प्रदूषण है आपके सामने, जल प्रदूषण है, ये सारे के सारे किसका हिस्सा भाई? आपके सामने पर्यावरणीय समस्याओं का हिस्सा है। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी आपके सामने प्रमुख रूप से पर्यावरणीय समस्याएं पाई जाती हैं? पहली प्रमुख पर्यावरण समस्या है वनों की कटाई करना। जितने भी जो वन पाए जाते हैं आपके सामने उनकी जो कटाई हो रही है वो सबसे प्रमुख वनों की आपके सामने पर्यावरणीय समस्या है। देखो क्या होता था पहले आपके सामने, आपके दादाजी से पूछना, आपके जो जिस गांव में आप रहते हो उस गांव में क्या इतने परिवार रहते थे? वो कहेंगे बिल्कुल नहीं। जीव जंतु आपके सामने, पेड़ पौधे हुआ करते थे यहाँ पर बहुत। अब उन सबको काट काट कर क्या घर बना दिए गए, बना दिए गए। पहले और ज्यादा खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे, अब देखो धीरे धीरे कितने खेजड़ी के पेड़ कम होते जा रहे हैं ना। तो यही है, जो वनों की कटाई हर रोज देखने को मिलती है। किसके कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण, उद्योगों के कारण और शहरीकरण के कारण। जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो अपन उद्योगों को डेवलप कर रहे हैं मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जो जनसंख्या की वृद्धि देखने को मिल रही है और जो शहरीकरण देखने को मिल रहा है ना, आपके सामने अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। इस वजह से आपके सामने क्या होता है, वनों की कटाई करते हैं। क्योंकि लोगों की जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों की जरूरत बढ़ती है, जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्योगों को लगाना पड़ता है और उद्योगों को लगाने से आपके सामने क्या होता है, वनों की कटाई भी होती है। प्रभाव, अगर वनों की लगातार कटाई हो रही है उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है? वर्षा की कमी। जो पहले आपके सामने जो बरसात हुआ करती थी आपके सामने बहुत अच्छी होती थी। अच्छा चलो होती तो अब भी है, लेकिन उसका एक नुकसान ये है कि फिक्स टाइम नहीं है। समझ में आ गया? पहले आपके सामने एक फिक्स महीने में हुआ करती थी, अब क्या होता है बरसात असमय की भी हो जाती है। असमय की बरसात आपके समय बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जब होनी चाहिए तब होती नहीं है आपके सामने, जब नहीं होनी चाहिए उस समय होती रहती है। होती है तो इतनी ज्यादा होती है कि रुकती नहीं है, और आपके सामने नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती। तो इस प्रकार के समय जो वर्षा है जो उसमें काफी ज्यादा पैटर्न में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है।
अगला मृदा अपरदन, मिट्टी है उसका सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, मिट्टी में बहुत ज्यादा कटाव देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे मिट्टी है उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है और मिट्टी में आपके सामने धीरे धीरे आपके सामने अपरदन भी देखने को मिलता है, कटाव भी देखने को मिलता है। अगला है जैव विविधता का नाश, जो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उसका भी धीरे धीरे नाश हो रहा है। क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी धीरे धीरे आपके सामने नष्ट होती जा रही है। क्यों, पेड़ पौधे जीव जंतु वो आपके सामने धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, तो जैव विविधता का भी नाश देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। क्या होता है भाई जलवायु परिवर्तन, मौसम चक्र में परिवर्तन। जो ये मौसम है, पहले सर्दियां आपके सामने नवंबर दिसंबर से शुरू हुआ करती थी, अक्टूबर से मान लो 15 अक्टूबर के बाद में सर्दियां शुरू होती थी और जनवरी फरवरी तक चलती थी। अब वो सर्दियां सिर्फ जनवरी फरवरी तक सिमट कर रह गई है। सोना गर्मियों का मौसम बहुत लंबा बढ़ता जा रहा है। तो ये मौसम चक्र में जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। अमौसम बरसात होती है, गर्मियां है वो क्या तो चरम सीमा पर पहुंचती है या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यही आपके सामने जो मौसम चक्र है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सूखा और बाढ़ की तीव्रता, सूखा क्या होता है भाई, आपके सामने जब सूखा पड़ता है तो सूखा क्या होता है आपके सामने बहुत लंबे समय तक। क्यों, जिन क्षेत्रों में पहले बरसात हुआ करती थी, यूपी बिहार का क्षेत्र है, अभी 1-2 सालों में नया पैटर्न देखने को मिल रहा है। जो उत्तरी भारत के आपके सामने जो मैदानी क्षेत्र है जहां पर खूब वर्षा हुआ करती थी, वहां पर अब वर्षा सामान्यतः कम हो रही है। और जैसलमेर बाड़मेर आपके सामने राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर बरसात धीरे धीरे बढ़ रही है। समझ में आ गया। तो ऐसा जैसे जिन जगह पर बारिश होती थी वहां पर हो नहीं रही है, जिन पे हो रही है वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है। तो सूखा और बाढ़ दोनों की तीव्रता आपके सामने बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है धीरे धीरे। अगले वाला पॉइंट है वैश्विक ताप में वृद्धि। पूरी की पूरी दुनिया है उसके तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती दिखाई दे रही है। समझ में आ गई, वैश्विक ताप में बहुत ज्यादा वृद्धि होती दिखाई दे रही है। ग्रीन हाउस गैसेज है, अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो ग्रीन हाउस गैस है उनमें आपके सामने ग्रीन हाउस गैसेज में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, CO2, CO, SO2, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या ग्रीन हाउस गैसेज है। अब ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, पृथ्वी है उसका तापमान नियंत्रित करने के लिए काम आती हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर टकराकर वापस चली जाती हैं तो ये गैसें उनको ट्रैप करती है, अपने अंदर समा लेती हैं, ताकि क्या जो पृथ्वी का तापमान है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, आपके सामने नियंत्रित में रहता है। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण शुरू हुआ, जैसे ही प्रथम औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद में धीरे धीरे क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा पर्यावरण में छोड़ा गया, जिससे पर्यावरण जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो पृथ्वी पर बढ़ गई, जिसके वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो पहले सीमित मात्रा में थी, पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रखती थी, उनकी मात्रा में वृद्धि होने के कारण वो क्या करने लगे, ज्यादा आपके सामने सूरज की किरणों को अपने अंदर समाने लग गई और जिससे तापमान में अब धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। और जो ये वृद्धि हो रही है इसी को क्या बोला जाता है, आपके सामने वैश्विक ताप वृद्धि के नाम से जाना जाता है। अब आप कहोगे सर इस ये जो आपके सामने तापमान में वृद्धि हो रही है उसका क्या नुकसान है। उसका नुकसान ये होता है कि समुद्र स्तर में वृद्धि हो जाती है। जो समुद्र है ना अपना ओशियन है ना, उसका आपके सामने स्तर, उसका धीरे धीरे आपके सामने क्या हो रहा है, उसका स्तर बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं और ग्लेशियर का पानी सीधा समुद्रों में पहुंचता है, तो उनका स्तर बढ़ रहा है। आप कहोगे सर क्या ही फर्क पड़ता है, इतने बड़े समुद्र का इतना सा स्तर बढ़ जाए। बेटा आपके यहाँ स्तर नहीं पड़ता राजस्थान में, क्यों, अपन दूर है, लेकिन वो द्वीपों के बारे में सोचो, वो छोटे छोटे द्वीप जो समुद्र के बीच में रहते हैं, लोग रहते हैं, वो धीरे धीरे डूबना शुरू हो चुके हैं। बहुत से ऐसे द्वीपों की खबर आती है जो समय के साथ अब डूबते चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि समुद्र के स्तर में वृद्धि दिखाई दे रही है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जितने भी जो प्रकृति में जो संसाधन पाए जाते हैं उनको बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। दोहन मतलब उनको बहुत ज्यादा पृथ्वी में यूज किया जा रहा है। जैसे भूजल संकट। अब आपके सामने आप एक बात बताओ, आपके घर में पानी आता है, 90% चांसेज हैं, है ना, शेखावाटी क्षेत्र में तो 90 से ज्यादा ही चांसेज है कि वो पानी कहां से आएगा, ट्यूबवेल से आएगा, कुएं से आएगा, बस। उसके अलावा हमारे यहाँ पर कृषि भी ट्यूबवेल से होती है, कुएं से भी होती है। इसीलिए शेखावाटी क्षेत्र का लगभग आपके सामने जो किस में आता है, रेड जोन एरिया में आता है। रेड जोन एरिया कौन से होते हैं, जहां पर पानी बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, जहां पर आप क्या नहीं कर सकते, ट्यूबवेल वगैरह नहीं खोद सकते, कुएं नहीं बना सकते।
समझ में आ गया। तो जो लगातार गिरता हुआ भूजल संकट है, वो जमीन का जो पानी है वो लगातार गिर रहा है। नदियां हैं, उन पे क्या खनन के कारण वहां से नदियां आती नहीं है, जिससे भूजल है वो वापस रिचार्ज नहीं हो पाता है। समझ में आ गया। तो ये भी प्राकृतिक जो संसाधन है जिनका बहुत ज्यादा दोहन देखने को मिलता है, इसीलिए क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। खनिज संसाधनों की कमी, जितने भी जो हमारी प्रकृति है इस पर अलग अलग प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं, उन संसाधनों की भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। क्या होती जा रही है भाई, उन सभी खनिज संसाधनों की भी धीरे धीरे कमी होती जा रही है। वाला प्रश्न आपके सामने पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, वे पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उसको प्रदूषक के नाम से कहा जाता है। मतलब पर्यावरण के अंदर जितने भी जो पदार्थ पाए जाते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पोल्यूटेंट्स के नाम से जाना जाता है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स या प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। धूल, मिट्टी, आपके सामने अलग अलग प्रकार के रसायन जो क्या करते हैं, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है, प्रदूषकों के नाम से जाना जाता है। अब कितने प्रकार के होते हैं भैया, आपके सामने बहुत प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इनका प्राकृतिक प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक क्या होते हैं, प्रकृति में वो आपके सामने वो चीजें जो क्या करती है, आपके सामने प्रदूषक के रूप में काम करती है। खुद की प्रकृति की चीजें वो, लेकिन वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे कि ज्वालामुखी। जब आपको पता है, जब भी ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी जब भी फटता है तो उससे क्या होता है, आपके सामने अलग अलग प्रकार की हानिकारक गैसेज निकलती हैं और राख है वो क्या पे जाती है, इन्वायरमेंट के अंदर जाती है। समझ में आ गया। तो जैसे ज्वालामुखी फटी, अलग अलग प्रकार की जो गैसेज, जहरीली गैसेज बाहर निकली और इन्वायरमेंट के अंदर जो आपके सामने राख गई, जिसने क्या क्या वायु प्रदूषण को फैलाने का काम किया। समझ में आ गया। धूल, कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाता है, खनन का कार्य किया जाता है, या धूल भरी आंधियां चलती है, इससे क्या होता है, पर्यावरण में धूल फैलती है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा भी हम कृषि करते हैं। कृषि करने से अपन क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं भूमि पर फसल उगाने के लिए। वो उर्वरक क्या करते हैं, मिट्टी को धीरे धीरे अनुपजाऊ बनाते चले जाते हैं और मिट्टी उसका बंजरीकरण देखने को मिलता है, बंजर हो जाती है जमीन, होता है ना। साथ के साथ वही जो अपन ने उर्वरक डाले, उसमें अलग अलग प्रकार के खतरनाक उर्वरक थे और कीटनाशक भी डालते हैं, वो बहकर कहां पर चले जाते हैं, नदियों में वो पानी बहकर चला जाता है। अब कहो सर हमारे यहाँ पर तो नदियां नहीं पहुंचती। अरे बेटा आपके यही नहीं है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, लगभग किसके किनारे, नदियों के किनारे पाए जाते हैं। नहरों के माध्यम से या और कोई माध्यम से बारिश के मौसम में वो सारे उर्वरक बहकर कहां पर चले जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं, और वो नदियों को भी क्या करते हैं, प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया। अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग प्रकार के उद्योग होते हैं। वो उद्योग क्या करते हैं, आपके सामने जो जितना आपका जो औद्योगिक प्रदूषण है उसको सीधा का सीधा कहां पर डालते हैं, नदियों के अंदर डालते हैं, जिससे उद्योगों से निकलने वाला कचरा क्या कर देता है, आपके सामने पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का काम करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो ये अलग अलग प्रकार के जितनी भी चीजें होती हैं, इसको आपके सामने, ये तो प्रकृति से संबंधित चीजें थी। अगले वाली जो मैंने आपको बताई मानव जनित प्रदूषक थे, जो वाहन हो गया, उद्योग हो गए और रसायन हो गए, ये सारे के सारे क्या आपके सामने भाई मानव जनित प्रदूषक है। मतलब मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा इन सभी प्रदूषकों को फैलाया जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए भाई, ये तो थी आपके सामने यूनिट नंबर 2। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ, यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 क्या है, प्रदूषक, पारिस्थितिक तंत्र तथा पर्यावरणीय राजनीति क्या होती है। मतलब प्रदूषक क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, और पर्यावरण जो आपके सामने राजनीति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप स्पेशल यूनिट 3 का वीडियो देख रहे हो तो मैंने ऑलरेडी यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 4 भी पढ़ाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करोगे, बाकी के यूनिट पढ़ लेना। साथ के साथ सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मात्र 700 सब्सक्राइबर अपन पीछे हैं। कितने, मात्र 700 सब्सक्राइबर अपन पीछे हैं 20,000 सब्सक्राइबरों के पूरा होने में। 20,000 सब्सक्राइबर पूरा होने में अपन 700 सब्सक्राइबर पीछे हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो भाई, आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई नया वीडियो आएगा तो आपका भी फायदा है, और आप सभी अपनी फैमिली का हिस्सा भी बन जाओगे। फ्री में नोट्स डालता हूं, फ्री में क्लासेस, लाइव क्लासेस, सब कुछ फ्री में दे रहा हूं, बस आपको तो सब्सक्राइब करना है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए भाई, पहला है वायु प्रदूषण। क्या होता है वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण की परिभाषा की बात करें,
वायु में हानिकारक गैसों और कणों की अधिकता के कारण क्या फैलता है? वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। मतलब जो हमारी वायु है, जो हमारी वायु है आपके सामने, उसमें अलग अलग प्रकार के जो हानिकारक गैसेस फैल जाते हैं, उसके कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण फैलता है। अब कैसे फैल रहा है वायु प्रदूषण? किन किन कारणों से आपके सामने वायु प्रदूषण देखने को मिलता है? पहला कारण है इनके पीछे वाहन। क्या कारण है भाई आपके सामने? जो इनके पीछे वाहन, अलग अलग प्रकार के जो व्हीकल चलते हैं, अलग अलग प्रकार के जो वाहन चलते हैं, ये क्या करते हैं आपके सामने? वायु के अंदर प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और भी अलग अलग प्रकार की हानिकारक गैसेस निकलती है, जो वायु में जाकर क्या करती है भाई? प्रदूषण फैलाने का काम करती है। क्या करती है? वायु में जाकर प्रदूषण फैलाने का काम करती है। अगले वाला औद्योगिक धुआं। औद्योगिक धुआं क्या होता है? अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रीज लगी होती है, उन चिमनियों से क्या अलग अलग प्रकार का धुआं निकलता रहता है। अब ये धुआं क्या करता है भाई आपके सामने? उसमें भी CO2, SO2, NO2 जैसी खतरनाक रसायन है, खतरनाक रासायनिक जो गैसेज है, वो क्या होती है आपके सामने? हवा में जाती हैं और वायु को प्रदूषित करने का काम करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? साथ के साथ जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है आपके सामने? कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, आपके सामने प्राकृतिक गैस और भी अन्य प्रकार के रसायन हो गए। जैसे आप एसी यूज करते हो तो इसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता था पहले, है ना? या फिर जो रेफ्रिजरेटर होता है उनके अंदर इसका यूज होता था ठंडा करने के लिए आपके सामने। तो ये आपके सामने क्या करते हैं? हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं। आपने क्या करते हो? आप घरों में जो चूल्हे पर खाना बनाते हो, इससे जो धुआं निकलता है वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम करता है। तो अलग अलग प्रकार के जो जीवाश्म प्राकृतिक ईंधन है, वो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने का, वायु प्रदूषण को फैलाने का काम करते हैं। अगले वाला पॉइंट है वनों की कटाई। आपके सामने जो वन होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, इन वनों की जो कटाई होती है, इससे क्या होता है भाई? प्रदूषण फैलता है। कैसे फैलता है? देखो, एक तो अपन क्या करें? जीवाश्म ईंधन, अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषक हैं, इनको इन्वायरमेंट में फैला रहे हैं। फिर जो वन है, इनकी भी कटाई कर रहे हैं। तो वो तो कहते हैं ना आपके सामने, दोहरा नुकसान कर रहे हैं अपन। क्यों? इस प्रदूषण को नियंत्रित कौन करते हैं? वन है आपके सामने, जंगल है, वो इस प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करते हैं। वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, पौधे, आपको पता है, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की आप मात्रा ज्यादा छोड़ रहे हो, दूसरा वनों की भी कटाई कर रहे हो, इसलिए वायु प्रदूषण ज्यादातर देखने को मिलता है। इसलिए दिल्ली जैसे शहरों में आपके सामने ज्यादा वायु प्रदूषण रहता है। अब आपके सामने कैसे नियंत्रित कर सकते हो आपके सामने इसके प्रभाव? अब इसका वायु प्रदूषण के क्या क्या नुकसान होते हैं? आप दमा क्या होता है भाई आपके सामने? जो लोग होते हैं ना, जिनको सांस की समस्या होती है, वो फेफड़े के रोग हो सकते हैं, आपको दमा से संबंधित रोग हो सकते हैं। मैं आपके सामने शहरों में, दिल्ली जैसे शहर में या कोई भी शहर में चले जाओगे ना, एक दिन के लिए बाहर चीज देख लेना, उस पर एक परत जम जाएगी पूरी की पूरी कालिक की। तो अब सोचो, वही गैस आपके फेफड़ों में भी जाती है। फेफड़ों का काम यही है आपके सामने, हवा को फिल्टर करना। एक तरीके वो भी फिल्टर का रूप में काम करते हैं। क्यों? ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा, तो वो ऑक्सीजन के साथ आपके सामने धूल के कण, वायु प्रदूषण के कण जा रहे हैं और आपके फेफड़ों में जम जा रहे हैं। यह समझ लो, आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हो तो भी उतना का उतना धुआं फूंक रहे हो। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन होती है। ताजमहल है, उसका रंग धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है। जो आपके सामने घर हैं, वो धीरे धीरे उनकी जो ऊपर से जो पत्थर वगैरह चटकने लग जाते हैं। क्यों? एसिडिक रेन की वजह से। जो ये SO2, NO2 जैसे हानिकारक गैसें होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड खास करके SO2 है, ये क्या होती है आपके सामने? एक बहुत ज्यादा हानिकारक गैस होती है। ये क्या होती है? पानी के साथ मिल जाती है और जब पृथ्वी पर आती है तो क्या करती है? अम्ल की वर्षा करती है, एसिडिक नेचर की वर्षा करती है। जैसे पत्थर हो गया, जो इमारतें होगी, उनको नुकसान पहुंचता है। अगर मनुष्य इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तो उसको भी शरीर को नुकसान पहुंचता है। अगले वाला है ग्रीन हाउस प्रभाव। आपके सामने जो पृथ्वी है उसका तापमान लगातार बढ़ रहा है। क्यों? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो पृथ्वी है उसका तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अगले वाला ओजोन परत की क्षति। जो ओजोन परत आपके सामने O3, ओजोन परत का फॉर्मूला क्या था भाई? O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर आपके सामने किसका बनाते हैं? ओजोन परत का। अब ओजोन परत का काम क्या है? जो हमारे पृथ्वी है उस पे जो सूरज के द्वारा हानिकारक किरणें, यूवी रेडिएशन जिनको बोला जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्या करते हैं? उनको पृथ्वी पर आने से आपके सामने रोकती है ना? लेकिन क्या हो रहा है? अब जो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करता है आपके सामने? इस ओजोन को
और O3 का जो फॉर्मूला होता है इसको तोड़ देता है ना, जिससे क्या है आपके सामने जो एक परत होती है ओजोन की वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। सबसे पहले अंटार्कटिक जो जगह है वो उसके ऊपर आपके सामने ओजोन की परत, उसमें छेद देखने को मिला था। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो ये आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं वायु प्रदूषण से। अब इनको वायु प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? वर्षारोपण के माध्यम से, बहुत सारे पेड़ लगाओ भाई आपके सामने, जिससे क्या होगा, जो आपके सामने वायु प्रदूषण रुकेगा। स्वच्छ ईंधन, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ईंधन के जो साधन होते हैं उनका उपयोग करो। और वाहन है उनमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाओ, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो भी रियल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पर खड़े होकर बनवा लिया 50 रुपए देकर, वो बना देगा फर्जी, आपको पता है। लेकिन उन वाहनों की आपके सामने सही से जांच करा के जो प्रदूषण का कारण बन रहे हैं उनको मार्केट से हटा दिया जाए। समझ में आ गया? तो ये था जल प्रदूषण, बहुत गहरे से आपको समझाया, मुझे उम्मीद है सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे फैलता है? औद्योगिक अपशिष्ट है, जो उद्योग होते हैं उनके कचरे की वजह से जल प्रदूषण देखने को मिलता है। सीवरेज व कृषि रसायनों की वजह से जल प्रदूषण वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो औद्योगिक कचरे की वजह से। अगले वाला आपके सामने, जल प्रदूषण किससे देखने को मिलता है? जल जनित जितने भी रोग होते हैं, जल से संबंधित आपके सामने जितने भी रोग देखने को मिलते हैं, जिसमें जलीय जीवों की भी मृत्यु हो जाती है। कैसे देखने को मिलता है भाई? रस उद्योग है, जैसे आपके सामने कपड़ा, चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग को, चमड़े को धोने के लिए अलग अलग प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब उस पानी को सीधा बिना ट्रीटमेंट के सीधा का सीधा नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियां है, कोई झील है, पोखर है, जिसमें भी छोड़ा जाता है उस नाले को, वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। घरों से निकलने वाले सीवरेज को और कृषि रसायनों को ऐसा का ऐसा आपके सामने क्या कर दिया जाता है? उसको आपके सामने जो नुकसान है उससे कृषि रसायनों से सीधा का सीधा आपके सामने नदियों में पहुंच जाते हैं, तालाबों में या पोखरों में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है? नुकसान होता है आपके सामने। तो इस सब से आपके सामने क्या होता है? जल प्रदूषण देखने को मिलता है। अगले वाला है जल जनित रोग। जल से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं भाई? इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है जल प्रदूषण से? जल जनित रोग होते हैं। समझ में आ गया? लोगों के आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं, जोड़ों से संबंधित बीमारियां देखने, पैर टेढ़े हो जाते हैं, दांतों से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं, मतलब लगभग हड्डियों से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं। जलीय जीवों की मृत्यु, और उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार कम होती चली जाती है जो नदियों वगैरह में, इससे जो जलीय जीव होते हैं, मछलियां होती है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है और वो आपके सामने तट पर देखने को मिलती है। काफी बार नदियों किनारे आपने देखा होगा कि है नहीं, मछलियां नहीं है उस पानी में। क्यों नहीं है? क्योंकि जलीय जीव है आपके सामने, उनकी मृत्यु हो चुकी है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण। नियंत्रण कैसे नियंत्रण कर सकते हो? जल शोधन संयंत्र बनाओ, मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। जो पानी है जो उद्योगों के द्वारा सीधा का सीधा नदियों में छोड़ा जा रहा है, उसको क्या किया जाना चाहिए आपके सामने? उसको पहले ट्रीटमेंट करो, सीवरेज को ट्रीटमेंट करो, फिर यमुना जैसी और कोई नदियां उसमें छोड़ो। इससे क्या होगा? आपके सामने जल प्रदूषण कम देखने को मिलेगा। कचरा प्रबंधन, काफी बार क्या किया जाता है, लोग भाई धार्मिक आस्था होती है लोगों की, नदियों में या नदी पोखरों में सीधा का सीधा कचरा फैल देते हैं। इस पे भी रोक लगनी चाहिए। आप हम सबको भी जागरूक होना चाहिए जीवन में कि हमें उस कचरे को प्रबंधन करके आपके सामने सही से नदियों वगैरह में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? एक एक पर्सन को बहुत प्यार से समझा रहा हूं, यही पर्सन देखने को मिलेंगे आपके सामने। अगले वाला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है आपके सामने? किस कारण फैलता है ध्वनि प्रदूषण? वाहन, मशीनें और जो लाउड स्पीकर होते हैं, इनके कारण क्या दिखाई देता है आपके सामने? जो ध्वनि प्रदूषण है वो फैलता है। किसके कारण? आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जो वाहन चलते हैं, अलग अलग प्रकार की जो मशीनें हैं, अलग अलग प्रकार के जो लाउड स्पीकर होते हैं, इनसे क्या होता है भाई आपके सामने? अब देखो, शहरों में जाओगे तो आपके सामने आपकी सारे दिन भू भा कू का की आवाज सुनती रहेगी। गांव में रहोगे इतनी आवाज नहीं सुनती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ध्वनि प्रदूषण है, हर समय गाड़ियों के हॉर्न चलते रहते हैं, वो उद्योगों में मशीनें चलती रहती हैं, लोग लाउड स्पीकर से गाने सुनते रहते हैं। तो इससे क्या प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आप कभी जाना, कुछ सुनसान एक जंगलों में रहना, आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। क्या प्रभाव होता है भाई इस जो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है, इसका क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होता है तनाव, स्ट्रेस, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। समझ में आ गया? बहरेपन, आपके कान है वो उनमें बहरापन देखने को मिल सकता है, और काफी लोगों को नींद से संबंधित समस्याएं भी होने लगती हैं। अनिद्रा मतलब लोगों को समय पर नींद नहीं आती है। समझ में आ गया?
तो आपके सामने अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है, तनाव का शिकार हो सकते हो, बहरेपन का शिकार हो सकते हो, अनिद्रा का शिकार हो सकते हो। नियंत्रण, ध्वनि मानक, हमें जो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, उसको अगर नियंत्रित करना चाहते हैं, अगर हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहते हैं तो ध्वनि के मानक, जैसे कोई भी हॉर्न है उसको आप भाई 50 से 60-70 डेसिबल से ज्यादा नहीं बजाना चाहिए। डीजे है उनको रात को समय, सुबह नहीं बजाना है, शाम के समय नहीं बजाना है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ मानक रखने चाहिए। 10 बजे के बाद में नहीं बजाना है। हरित पट्टियां लगानी चाहिए आपको। कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनको संरक्षित करना चाहिए जहां पर शोरगुल कम से कम हो सके। समझ में आ गया? तो ये होता है आपके सामने ध्वनि प्रदूषण। किसके वजह से फैलता है? वाहन हो गए, मशीनें हो गए, लाउड स्पीकर की वजह से फैलता है। लोगों के जीवन में तनाव, बहरेपन व अनिद्रा जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। चलिए भाई अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने मृदा प्रदूषण। क्या होता है मृदा प्रदूषण? मिट्टी के अंदर, मिट्टी है वो अपनी उपजाऊता खत्म करती चली जाती है। पहले आपके समय भाई आपके दादाजी कहते थे भाई पहले तो कि जोर को ना जोया कर, तो माला खेत में यूं 15-15 बोरी हो जाया करती, आजकल तो 10-11 को ना कोई मुश्किल लग गया। सुने हम थे आपके सामने। तो इसी को वायु प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है आपके सामने? रासायनिक खाद और प्लास्टिक, आपके सामने जो रासायनिक खाद हो गए, प्लास्टिक जैसी चीजें हैं, इसके वजह से आपके सामने जो प्रदूषण है वो फैलता है। जिसमें क्या होता है आपके सामने जितनी भी रासायनिक खाद होती है ना, ये जो रासायनिक खाद होती हैं ये क्या करती हैं आपके सामने? ये आपकी जमीन को पहले तो बहुत ज्यादा उपजाऊता बढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जमीन है उसको क्या करती चली जाती है? बंजर बनाती चली जाती है, अनुपजाऊ बनाती चली जाती है। अगले वाला है प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक क्या होता है आपके सामने? आप सबको पता है प्लास्टिक को गलने में आपके सामने हजारों सालों का समय लगता है। कितने साल का समय लग जाता है? हजारों सालों का समय लगता है, और ये गलता भी नहीं है आसानी से। पता आपको ये बात? तो प्लास्टिक के वजह से भी आपको क्या होता है? आपकी जो प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, देखने को मिलता है। मिट्टी धीरे धीरे बंजर हो जाती है, प्लास्टिक गलता नहीं है, मिट्टी में मिलता नहीं है। जहां पर प्लास्टिक फैला रहता है वहां पर कुछ नहीं उग सकता है, मिट्टी अपनी उपजाऊतापन खो देती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रभाव, मिट्टी की उर्वरकता में कमी। क्या प्रभाव देखने को मिलता है मृदा प्रदूषण का? मिट्टी है उसमें उसकी उर्वरकता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है? समय के साथ भाई कम होती चली जाती है। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जैविक खेती करके। हम क्या कर सकते हैं? जो प्राचीन समय में अपने गाय भैंस की जो खाद वगैरह उनको यूज किया जाता था, उसका उपयोग कर सकते हैं, और कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई? कचरा प्रबंधन आपके सामने किया जा सकता है। जो कचरा होता है उसको प्रबंधन करके अपने यहां अच्छे से मतलब क्या कर सकते हैं? हम उनको प्रबंधन कर सकते हैं जिससे और ज्यादा कचरा नहीं फैले। अगले वाला है रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये कौन सा प्रदूषण होता है भाई? एक थोड़ा अलग प्रकार का प्रदूषण है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में आप कम जानते होंगे, चलिए बताते हैं इसके बारे में ये क्या होता है। स्रोत क्या होते हैं? परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं। इससे क्या होता है? रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल होते हैं वो फैलते हैं। समझ में आ गया? या कोई न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर एक्टिविटी का आपके सामने जो क्या किया जाता है, कोई भी न्यूक्लियर एक्टिविटी का अपन परीक्षण वगैरह करते हैं, इससे क्या आपके सामने जो प्रदूषण है वो फैलता है। समझ में आ गया? तो यही जो रेडियोधर्मी आपके सामने प्रदूषण है वो इस वजह से फैलता है। प्रभाव क्या होता है? कैंसर, अनुवांशिक दोष जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है? कैंसर जैसी व अनुवांशिक दोष जैसी बीमारियां आपके सामने देखने को मिलती है। जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं। किसी के आपके सामने 2 कान आ गए है ना, 2 नाक ही नहीं है आपके सामने, हाथ आपके सामने टेढ़े हैं। इस प्रकार की जो अनुवांशिक जेनेटिक बीमारियां देखने को मिलती हैं, है ना। इस झारखंड का एक क्षेत्र है जहां पर आपके सामने जो रेडियोथर्मी, आपके सामने जो यूरेनियम होता है ना, वो यूरेनियम निकलता है, और यूरेनियम के निकलने के कारण उस झारखंड के उस क्षेत्र का नाम मैं भूल गया, वहां के लोगों के पैर वगैरह भी टेढ़े हैं। उनके पेट देखोगे आपके सामने, जो हाथ हैं वो 2 हैं, किसी के है ही नहीं। बहुत बड़ी विकट समस्या है वहां पर, है ना। ये अनुवांशिक दोष देखने को मिलता है रेडियोधर्मी प्रदूषणों के कारण। और यही समस्या आपके सामने जो राजस्थान का जो जैसलमेर का क्षेत्र है, जहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था, वहां पर भी समस्या देखने को मिलती है। अगले वाला, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सुरक्षित भंडारण करके। कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए, इस प्रकार का भंडारण करना चाहिए। आपके सामने जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं इनका, समझ में आ गया अच्छे से? वही इनका थोड़ा ध्यान से आपको इनको प्रयोग किया जाना चाहिए।
अगले वाला है पारिस्थितिक तंत्र। क्या होते हैं पारिस्थितिक तंत्र? जीवों और उनके पर्यावरणों के बीच में जो पारस्परिक संबंध पाया जाता है उसको, जो जितने भी जीव होते हैं और जो जीव और उनके जो जीव होते हैं और पर्यावरण के बीच में जो आपसी संबंध पाया जाता है उसको किसके नाम से जाना जाता है भाई? पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है, पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब क्या क्या होते हैं उसके अंदर? पारिस्थितिक तंत्र के अंदर तीन तीन चीजें होती हैं। उत्पादकता, उत्पादन करने वाले जितने भी पेड़ होते हैं ना आपके सामने, पेड़ होते हैं, घास हो गई, ये सब उत्पादकता के श्रेणी में आते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। ये क्या करते हैं? शाकाहारी और जीव होते हैं उनको भोजन उत्पादित करके देते हैं, उनके लिए भोजन प्रदान करने का काम करते हैं। उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो उस भोजन को उपभोग करने का काम करते हैं उनको कंज्यूमर के नाम से जाना जाता है। उपघटक, जो आपके सामने शाकाहारी व मांसाहारी जीवों को आपके सामने मिट्टी में मिलाने का, डीकंपोज करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, उसको उपघटक के नाम से जाना जाता है। एक रोटी को बाहर छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, उसको धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो मिट्टी में मिल जाएगी, वही डीकंपोजर के नाम से जाने जाते हैं। वो जानवर जो ऐसा करते हैं उसको अपन डीकंपोजर के नाम से जानते हैं। अगले वाला, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल क्या होता है? खाद्य श्रृंखला होती है वो ऊर्जा प्रवाह का सरल रूप होती है, जबकि खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है। क्या होता है भाई? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? ऊर्जा का प्रवाह करना। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? सबसे पहले जो उत्पादन करने वाले होते हैं, उत्पादन करने वालों को ऊर्जा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। अब जो उत्पादन करने वाले, जैसे अपन गेहूं है, गेहूं उत्पादित हुआ, उसको शाकाहारी जीव जैसे मनुष्य ने खाया या भेड़ ने खा लिया, बकरी ने, जिसने भी खाया उसको खाया, तो उसको जो सूर्य की ऊर्जा उस गेहूं में गई, गेहूं की ऊर्जा उस भेड़ में गई, उस भेड़ को किसी शेर ने या शाकाहारी जीव ने खाया, जो भेड़ के अंदर ऊर्जा थी वो उस शाकाहारी जीव में गई, फिर उस शाकाहारी जीव को मृत्यु हो गई तो उसको किसी डिकम्पोजर ने खा लिया तो उसकी ऊर्जा उसमें चली गई। ये एक प्रकार का पिरामिड होता है आपके सामने, जिसमें सबसे नीचे आपके सामने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर वो सबसे ऊपर आते हैं। हर आपके सामने पिरामिड के भाग में 10% ऊर्जा वो आपके सामने ऊपर की तरफ जाती है। समझ में आ गया? इसीलिए तो आपके सामने जो जितना उच्च श्रेणी में होगा डिकम्पोजर में सबसे कम एनर्जी पाई जाती है। जबकि खाद्य जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है। तो अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे जो हिरण है, उस हिरण ने क्या क्या? घास को खा लिया। अब हिरण को शेर ने खा लिया, शेर को किसी आपके सामने उसने खा लिया, ईगल वगैरह ने खा लिया, ईगल को डिकम्पोजर ने खा लिया। तो अलग अलग प्रकार की जाल होती है जहां पे एक जंतु दूसरे जंतु को खाकर आपके सामने पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन चलाते हैं, उसको खाद्य जाल के नाम से, खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? चलिए भाई आपके सामने आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिज्म क्या होता है? यह विचारधारा प्रकृति के स्वतंत्र नैतिक मूल्यों को प्रदान करती है और मानव केंद्रित सोच का विरोध करती है। इकोलॉजिज्म क्या होती है भाई आपके सामने? ये बताती है कि जो संसार है इसमें सिर्फ मनुष्य है ना, मनुष्य का ये प्रकृति नहीं है, बल्कि आपके सामने हर जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है उसका कहीं ना कहीं आपके सामने इस पृथ्वी को या इस प्रकृति को चलाने में उनका योगदान है। समझ में आ गया? अगले वाला है इको फेमिनिज्म क्या होता है? यह मानता है प्रकृति, महिलाओं और प्रकृति दोनों का शोषण हुआ है, इसलिए इनको संरक्षण करने की जरूरत होती है। मतलब ये यही मानता है कि भाई नारीवाद की जैसी सोच है, जिसमें महिलाएं और इन्होंने प्रकृति दोनों को क्या माना? भाई इनको दोनों का शोषण हुआ है और इनको संरक्षण करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए लास्ट आपके सामने चिपको व आपिको मोमेंट। ये भाई आपके सामने चिपको मोमेंट क्या हुआ था? जिसमें जो लोग हैं वो पेड़ों के अंदर चिपक गए थे, पेड़ों के चिपक गए थे भाई। कोई पेड़ों के उत्तराखंड के अंदर की शायद आपके घटना है चिपको मोमेंट की। जो चिपको मोमेंट आपके सामने उत्तराखंड के अंदर शुरू हुआ था 1970 के आसपास शुरुआत हुई थी, जिसमें लोग क्या पेड़ों के चिपक गए थे। कोई उद्योगों के निर्माण के लिए उत्तराखंड के पेड़ों की कटाई चल रही थी, जिसमें आपके सामने लोग वहां पर चिपक गए थे। उसके बाद में ये एक सबसे बड़ा मूवमेंट बना और उसके बाद में 1974 के आसपास क्या देखने को मिला? 1976 में वन्य जीव संरक्षण जो आपके सामने अधिनियम है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ये थी यूनिट नंबर 3। अब अपन बढ़ते हैं। आपको क्या अभी तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आया? एक बार सारे बच्चे भाई कमेंट करके जरूर बता देना, एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर छोड़ दिया करो। अगले वाली है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 किससे संबंधित है? सतत विकास व जल संरक्षण से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित आपके सामने क्या है? ये पूरा का पूरा आपके सामने जो यूनिट नंबर 4 है।
अच्छा बच्चों, यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़े। तो अगर आप यूनिट नंबर 4 का स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो भाई, यूनिट फर्स्ट सेकंड और थर्ड को पढ़ सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जाओ और जाकर फ्री में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और ये पीडीएफ पढ़ लो। और देखो, सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं कहता नहीं हूं लेकिन 700 सब्सक्राइबर कम है अपन किसे 20,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो ताकि 20,000 सब्सक्राइबर है वो अपने जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस आपका ये थोड़ी सी कमी है। सब्सक्राइब कर दो भाई सभी बच्चे। वीडियो देखते हो आप, काफी बच्चे वीडियो देखते हैं। आप में से मान लो 95% बच्चे वीडियो देखते हैं, उनका चैनल को सब्सक्राइब नहीं, 95 नहीं 99% बच्चों का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो सब्सक्राइब करो भाई आप। पहला पॉइंट है सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर बता रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? सतत विकास वो प्रक्रिया होती है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करे कि आने वाले भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों भी पूरे हो जाए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? उस प्रकार का डेवलपमेंट जिससे एक पीढ़ी है उसकी जरूरतें भी पूरा हो जाए और आने वाली पीढ़ियां उसकी जरूरतों को भी जरूरतें वो भी पूरा हो सके, उनको भी नुकसान न पहुंचे। जैसे आपका खेत है, आपके खेत में इस समय 10 बोरी होती है एक बीघा के हिसाब से, मान लो किसी की भी इतनी होती नहीं लेकिन मान लो, है ना। तो आपके जो बच्चे उनके जो वो भी खेत को उगाएं, खेत में अनाज उगाएं तो इतनी हो, उसकी उपजाऊता कम नहीं हो। आपको जैसी स्वच्छ हवा मिल रही है उनको भी मिले, स्वच्छ वातावरण आपके बच्चों को भी मिले, आपका जो जीवन सरल और सुगम चल रहा है इस पर्यावरण का, वैसा आने वाली पीढ़ियों को भी मिले। इसी को क्या कहा जाता है? सतत विकास। खुद का भी विकास करो और आने वाली पीढ़ियों का भी विकास में योगदान दो, उसको सतत विकास के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? विकास भी हो और आपके सामने प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचे, इसको सतत विकास के नाम से जाना जाता है। सतत विकास की आवश्यकताएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या क्या जरूरतें होती है भाई आपके सामने, क्यों आवश्यकता होती है? आज विश्व अनेक पर्यावरणीय संकटों से घिरा हुआ है। आज अपना जो इन्वायरमेंट है उसमें अलग अलग प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की आपके सामने कमी देखने को मिलती है। भारत में आपके सामने खनिज तेल नहीं है भाई, नहीं है ना। या धीरे धीरे आज आपके क्षेत्र में देखो पानी की कितनी बड़ी कमी आ रही है और 10 साल बाद में तो समस्या देखो कितनी ज्यादा और विकट हो जाएगी ना। पानी अपने को भी टैंकरों से मंगाना पड़ेगा। तो ये जो धीरे धीरे संसाधनों की कमी हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों की, इसीलिए सतत विकास की जरूरत है। आपको अपने घर के बाहर आपके सामने जो पानी है उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, टाके बनाने चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्रयास करने चाहिए। प्रदूषण में वृद्धि, धीरे धीरे जो वायु प्रदूषण हो गया, चाहे जल प्रदूषण हो गया, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलती है। जल प्रदूषण तो, वायु प्रदूषण तो अपने को दिखता है क्योंकि हवा खराब हो रही है, लेकिन जल प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या है। मटके में पानी डालो, उसके देखना बार बार आपके सामने फ्लोराइड की सफेद पट्टी जम जाती है। वो खनिज होते हैं, हानिकारक खनिज होते हैं, आपके किस में जाते हैं? शरीर में जाकर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। आप जो खाना खाते हो उसके अंदर अलग अलग प्रकार की मिलावटें हैं जिससे आपके शरीर में आपके समय कितना कैंसर बढ़ रहा है ना। हर किसी का हार्ट अटैक आ जा रहा है, क्यों आ रहा है? ये प्रदूषण के कारण ही आ रहा है। अगले वाला जल संकट। भारत में लगभग, अगर अलग अलग प्रकार का डाटा ये कहता है, हमारे 75% ऐसी जनसंख्या है जिसके पास स्वच्छ जल पीने का नहीं है। भारत सरकार का आंकड़ा है, अभी थोड़े दिन पहले रिपोर्ट आई थी। तो सोचिए कितनी बड़ी विकट समस्या आपके सामने जल संकट की। जलवायु परिवर्तन, जलवायु में भी परिवर्तन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके सामने। पहले वातावरण आपके सामने सभी लोगों को स्वच्छ वातावरण देखने को मिलता था, सही समय पे ग्रीष्म काल आता था, सही समय पे शरद ऋतु आती थी। अब आपके सामने ग्रीष्म काल आता है, शरद ऋतु तो बस आता है और चला जाता है, इतना ही आता है। समझ में आ गया? गर्मी देखो, सर्दियों में भी दिन में कितना अधिक तापमान देखने को मिलता है ना। तो यही आपके सामने हो रहा है। बरसात होती है तो इतनी होती है, रुकती नहीं है और बाद में सूखा पड़ जाता है। तो इसी को जलवायु परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यदि विकास बिना नियंत्रण के होता रहा तो भविष्य में जीवन संकट में पड़ जाएगा। मतलब अगर जो विकास देखने को मिल रहा है, अगर वो बिना कंट्रोल के अनकंट्रोलेबल होता रहा, मतलब जिस पे नियंत्रण नहीं रहा, तो भविष्य में क्या होगा? जीवन है वो संकट में पड़ने वाला है। इसीलिए सतत विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। इसीलिए क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकताएं देखने को मिलती है। समझ में आ गया? चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन।
सतत विकास के उद्देश्य, सतत विकास के क्या उद्देश्य होते हैं? पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्यों करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट? प्रकृति में जितने भी संसाधन है उनका संरक्षण करने की जरूरत है। प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए हवा पानी सब स्वच्छ मिले आपके लिए, इसके लिए जो प्रकृति होती है उसमें संतुलन बनाने के लिए हमें सतत विकास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सतत विकास है वो करना चाहिए। समझ में आ गया? वायु प्रदूषण है, अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों से अपने को आपको बचाना चाहिए। आर्थिक विकास को स्थिर करना। हम क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने के चक्कर में इतने हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आपके सामने पर्यावरण को प्रदूषण इतना ज्यादा फैल चुका कि वो पैसा तो कमा ले रहे हैं अपने, लेकिन वो क्या है, वो बीमारियों में लग जा रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो आर्थिक विकास भी सही विकास, आर्थिक विकास जब भी होगा जब आप जो वायु प्रदूषण है वो कम से कम देखने को मिलेगा। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक असमानता। सामाजिक समानता क्या होती है? आपके सामने समाज में जितने भी वर्ग देखने को मिलते हैं सबको समानता मिले भाई। समाज में जितने भी वर्ग हैं सभी लोगों को समानता मिले। चाहे आपके सामने जो समाज है उसके अंदर गरीब वर्ग है वो तो क्या कर लेता भाई, एयर प्यूरिफायर खरीद लेता है, लेकिन वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वो गरीब लोगों के बारे में सोचिए जो उस वातावरण में रहते हैं और वो आपके सामने उनकी कोई गलती भी नहीं है। जो प्यूरिफायर खरीदने वाले सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट भी वही फैलाते हैं, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण भी वही करते हैं, और नुकसान किसको होता है? उन गरीब तबके को होता है आपके सामने। इसीलिए जो सामाजिक आपके सामने समानता भी नहीं रह पाती है। आज के समय आप सिर्फ आर्थिक क्या देखते हो? असमानता देखते हो। एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा जब पर्यावरण की असमानता देखने को मिलेगी। गरीब लोग हैं वो ये जो अमीर लोगों के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण है उसको झेलने का काम भी गरीब लोग ही आखिरकार करेंगे। समझ में आ गया? तो सामाजिक समानता भी नहीं रह पाती है। सामाजिक समानता रहे इसके लिए भी सतत विकास करना जरूरी है। भावी पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना। ऐसा ही थोड़ी है सारा विकास अपनी कर लेंगे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए भी वातावरण को बचाना जरूरी है। समझ में आ गया? तो आने वाली पीढ़ियों के लिए वातावरण बचे, इसीलिए भी हमें उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी काम करना चाहिए। सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ कौन से होते हैं? चलिए जानते हैं भाई सतत विकास के 3 स्तंभ कौन से हैं। पहला स्तंभ आर्थिक स्तंभ। आर्थिक स्तंभ क्या काम करता है? संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करना। जितने भी आर्थिक संसाधन है उसको आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ प्रयोग करो। क्या करो? जितने भी आर्थिक संसाधन है उनको बुद्धिमत्ता के साथ, विवेक के साथ प्रयोग करना जरूरी होता है। अगले वाला रोजगार के अवसर। आपके सामने अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, पर्यावरण अच्छा होगा, तो रोजगार के अवसर है वो भी आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाते हैं। सामाजिक स्तंभ क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता देखने को मिलती है। और पर्यावरणीय स्तंभ क्या होता है? प्रकृति का संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण की कमी भी देखने को मिलती है। बहुत बड़ा टॉपिक है सतत विकास, पर लिख के दे रहा हूं, प्रश्न आएगा, अच्छे से पढ़ लेना सतत विकास वाला। अगले वाला है सतत विकास कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है सतत विकास? नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग करके। भाई अगर पारंपरिक अपन ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करोगे तो किससे मिलती है अपने को ऊर्जा? क्या तो कोयले से मिलती है। समझ में आ गया? क्या वही ऊर्जा आपको पेट्रोलियम से देखने को मिलेगी? तो इस वजह से जो अनवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये हमारे जो वायु होती है इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। कौन से? अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत होते हैं सारे के सारे। तो हमें जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है जैसे कि आपके सामने उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पवन और वायु है क्योंकि जल ऊर्जा हो गई, इस प्रकार की जो ऊर्जा देखने को मिलती है उसको नवीनीकरण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और इन नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों को आपको क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है वनों का संरक्षण करना। अलग अलग प्रकार के जो हमारे वन है, अब हम लगातार क्या कर रहे हैं भाई? वनों की कटाई करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं? लगातार जो वन है उनकी कटाई करते जा रहे हैं। इससे जो प्रदूषण है इसका क्या नुकसान है? जो प्रदूषण आपके सामने लगातार फैलता जा रहा है, इससे क्या प्रदूषण धीरे धीरे जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता जा रहा है। तो वनों को संरक्षित करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वन संरक्षित रहेंगे तो इससे क्या वायु होती है ना, जो अपनी वायु होती है इसके अंदर वनों को सुरक्षित रहने से जो वायु होती है वो उसको शुद्ध करने का काम करते हैं वन। तो इससे आपके सामने वायु भी आपकी स्वच्छ रहेगी। अगले वाला है जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या होता है? आपके सामने पानी है उसको कंजर्व करना जरूरी है। वाटर, अगर पानी स्वच्छ रहेगा, स्वच्छ जल रहेगा, जल को संरक्षित करोगे तो इससे क्या होगा? आपके सामने
जल संरक्षित रहेगा तो आने वाली जनसंख्याओं के लिए वो बचेगा। जल में कचरा नहीं होगा, जल में आपके सामने स्वच्छ रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों को कोई बीमारियां नहीं होंगी। कचरा प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन, हम क्या करते हैं, कचरे को ऐसे ही हर कहीं फेंक देते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का बार बार उपयोग करते हैं। अगर हम प्रयास करें प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे कम कर दें तो अपने को क्या होगा, आपके सामने प्लास्टिक फैलेगा नहीं और जो जमीन है, जो भूमि है वो बंजर होने से बच जाएगी। क्या होगा, जो भूमि है वो बंजर होने से बच जाएगी। तो कचरा प्रबंधन भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला है, जितने भी प्रकार की तकनीकों का यूज करो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। कैसी हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। एसी आपका कमरा तो ठंडा कर देती है लेकिन बाहर उतना ही तापमान को बढ़ा भी देती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की तकनीकों से आपको बचना चाहिए। पॉइंट है सौर, उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का उपयोग जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता को उठाता है। अगर आप सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करोगे तो इससे क्या होगा, आपके सामने जो जीवाश्म ईंधन है उसकी निर्भरता धीरे धीरे घटती चली जाती है। अगले वाला आपके सामने पर्यावरणीय सहायक तकनीकों की भूमिका क्या होती है। पर्यावरण को सहायता देने वाली तकनीकें, पर्यावरण की सहायक तकनीकें वे तकनीक होती है जो प्रदूषण को कम करने का प्रयास करती है। मतलब पर्यावरण सहायक तकनीकें वही तकनीकें हैं जो धीरे धीरे प्रदूषण होता है उसको कम करती है। क्या करती हैं, धीरे धीरे जो वायु के अंदर जो प्रदूषण फैलता है उसको कम करते हैं और उससे बचत करने का काम करते हैं। इस प्रकार की तकनीकों को क्या कहा जाता है, पर्यावरण सहायक तकनीकों के नाम से जाना जाता है। प्रमुख उदाहरणों की बात करूं, पहला है सोलर पैनल। जो सोलर पैनल देखने को मिलते हैं आपके सामने, सोलर प्लेट होती है, वो क्या करती हैं, आपके सामने जो सूरज की जो किरणें होती हैं उसको संरक्षित करके ऊर्जा बनाती है। अब अगर जो लोग सूरज की किरणों से सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो इससे क्या, जो पारंपरिक तरीके से कोयले से ऊर्जा बनती है, लाइट बनती है, उसका उपयोग कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या, जो कोयला वो कम जलेगा और वायु में प्रदूषण कम फैलेगा। हो गया ना फायदा। अगला बायोगैस प्लांट। अब आपके घर पे आप क्या कर रहे हो, आपके सामने जो प्राकृतिक गैस है उसका प्रयोग करके खाना बनाते हो। अब आपके घर में जो गोबर है उस गोबर को खाद बनाकर बायोगैस बना ली और उसका उपयोग किया आपने, तो इससे क्या होगा, एक तो प्रदूषण कम फैलेगा। जो गोबर होता है ना उसको भी अपशिष्ट होने से उसको भी गलने में मीथेन गैस निकलती है ना। उसी मीथेन गैस से क्या किया जाता है, वो ज्वलनशील होती है और उसका उपयोग करके आप खाना बना सकते हो। अगर ये मीथेन गैस भाई आप गोबर गैस में नहीं यूज करोगे, वैसे अगर खेत में डालते हो तो भी मीथेन निकलती है, तो वो मीथेन क्या करती है, वायु प्रदूषण फैलाने का काम करती है। तो आम के आम गुठलियों के दांव वाला काम है बायोगैस प्लांट वाला। अगला ऊर्जा दक्ष उपकरण, जो एनर्जी से आपके सामने जो ऐसे ऊर्जा को चलाने के, जो सौर ऊर्जा वगैरह से चले, उसका आपके तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा जल संचयन प्रणाली, इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग करना चाहिए जो वर्षा का पानी को बचाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां या हमें भी वर्षा का पानी वो बच सके। चलिए भाई, अगले वाला पॉइंट आपके सामने जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। क्या होता है जल संरक्षण? जल संरक्षण का अर्थ होता है जल को विवेकपूर्ण, संतुलित और सीमित मात्रा में उपयोग करना। क्या होता है जल संरक्षण? आप जो पानी होता है, जल होता है, उसको समझदारी के साथ संतुलित मात्रा में उपयोग करो। कोलगेट कर रहे हो, पहले नल को खुला छोड़ा, फिर कोलगेट कर रहे हो, आधे घंटे तक करते रहे, वो पानी बह गया। गाड़ी धो रहे हो, नल से धो रहे हो, आप उसको नॉर्मली भी धो सकते हो, 2 बाल्टियों से कर सकते हो। शावर से नहा रहे हो, उसके बजाय बाल्टी के पानी से नहा सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, इससे से आप जल को बचा सकते हो, जल को संरक्षित कर सकते हो। पृथ्वी पे उपलब्ध मीठा जल बहुत सीमित है, इसलिए जल संरक्षण की आवश्यकता है। पृथ्वी पे पानी बहुत है, कमी नहीं है पानी की, है ना, लेकिन कमी प्रॉब्लम क्या है, वो पानी पीने योग्य बहुत कम है। समझ में आ गया? लगभग 2.5% के पानी, जो पृथ्वी पर जो पानी मिलता है उसका भी 2.5% पानी पीने योग्य है। समझ में आ गया? और उसमें भी अपन लगभग पानी भूजल वाला पीते हैं, वो तो और भी कम है आपके सामने। तो यही है, जल जो मीठा जल जो पीने योग्य जल है वो बहुत कम है, इसलिए इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सही से उपयोग करना जरूरी है। जल संरक्षण की आवश्यकताएं, जल संरक्षण की आवश्यकताएं क्या होती है? बढ़ती जनसंख्या। क्यों हमें जल को, पानी को बचाना चाहिए? क्यों? धीरे धीरे अपनी जनसंख्या वो बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती है तो जरूरतें बढ़ती हैं, और उस बढ़ती जरूरतों को संयमित करने के लिए आपके सामने आपको जल को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाला पॉइंट है, हमने कृषि में, उद्योगों में और अपनी मनुष्य की जरूरतों में पूरा करने के लिए भूजल है उसका बहुत उपयोग करते हैं, इसलिए अपना भूजल इस तरह वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। समझ में आ गया भाई? आज आपके सामने देख लो, पहले जितने कितने फीट पे पानी आता था, दादाजी से पूछना, आपके पापा जी से पूछना, आज के समय क्या उतने, अरे आपका कुआं ही देख लो, पहले कितने प्राचीन कुएं और वो सारे खाली पड़े हैं।
उनमें पानी नहीं आता। क्यों नहीं आता? भूजल स्तर गिर गया इसलिए नहीं आता है। अगले वाला पॉइंट है अनियमित वर्षा। वर्षा है वो भी समय से नहीं होती है। आपके सामने बेमौसम की बरसात ज्यादातर देखने को मिलती है, और सूखा और आपके सामने जल संकट जैसी बीमारी प्रॉब्लम हो वो भी देखने को मिलती है। मतलब कहीं कहीं पर सूखा पड़ता है और कहीं कहीं पर आपके सामने जल का संकट है, पानी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगला है जल संचयन तकनीकें। किस तरीके से आप वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकों को अपना सकते हो, जल को कैसे बचा सकते हो। सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र। कौन से होते हैं सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र? ये तकनीक छोटे क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने पर आधारित होती है। मतलब कोई बहुत छोटा सा क्षेत्र है, उस पे आप उसमें पानी को किस तरीके से बचा सकते हो, उसको जो तकनीक होती है उसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र, माइक्रो कैचमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या विशेषताएं होती है भाई इन क्षेत्रों की? पहला है गांव या खेत के स्तर पे उपयोग। जो सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं इसमें क्या होता है, इनको गांव या खेत के स्तर पे उपयोग कर सकते हैं। आपके सामने आप अपने गांव में उपयोग कर सकते हो, खेत के स्तर में उपयोग कर सकते हो। कम लागत में आपके सामने क्या होता है, जितनी भी जो सूक्ष्म जल ग्रहण है कम लागत में लगाई जा सकती हैं और भूजल है रिचार्ज होता है। जैसे आपने क्या किया, आपने अपने खेत के अंदर ही एक पोखर टाइप को चीज बना दी कच्चा, उसमें आपके सामने क्या है, जो पानी का ढलान बनाकर वहां पर पानी आ जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके की आपने कर लिया है ना, तो इससे क्या पानी बच जाता है। चलो खेत में नहीं कर सकते, घर पे तो कर ही सकते हो। जितना पानी इकट्ठा होता है उसको कोई टाके में भर लिया, जिससे आपके सामने भूजल स्तर है वो बढ़ता रहे। उदाहरण के लिए खेत में मेड़बंदी कर लिया, छोटे तालाब, खेत के आसपास मेड़बंदी करके रहते हैं, पानी उसी खेत में रहे। उसका एक फायदा यह कि एक तो मिट्टी है, उसकी उर्वरकता नहीं जाएगी आपके सामने बहकर दूसरे खेत में नहीं जाएगी, और आपके खेत का पानी बहकर नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, खेत जो पानी आपका जो उस जगह का, उससे भूजल रिचार्ज होता है। छोटे तालाबों का भी अपन निर्माण कर सकते हैं। अगले वाला व्यापक जल ग्रहण क्षेत्र, मैक्रो कैचमेंट। मैक्रो कैचमेंट क्या होती है? यह तकनीक बड़े क्षेत्र में जल संग्रहण से संबंधित होती है। मैक्रो कैचमेंट क्या होती है? ये तकनीक किस चीज पे काम करती है? बड़े बड़े क्षेत्रों को जल संग्रहित करने का काम करती है, उसको मैक्रो कैचमेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे नदी, बेसिन स्तर, बड़े जलाशय व सिंचाई में सहायक। समझ में आ गया? क्या होते हैं, जो नदी वगैरह होती हैं उनको संरक्षित करना। काफी बार नदियों के बीच में क्या कर दिया जाता है भाई, आपके सामने नदियों को खनन के द्वारा काट दिया जाता है, तो उस नदी क्षेत्र को बचाना, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करना, और सिंचाई में जो नदी का पानी ऐसे बह जाएगा समुद्र में, उसको नहरों के माध्यम से सिंचाई में प्रयोग करना, ताकि क्या उससे आपके सामने जो भूजल है उसको ज्यादा उपयोग न किया जा सके आपके सामने, इससे क्या पानी बचेगा। क्या क्या आता है इसमें? तालाब, बड़े बांध, और आपके सामने बांध, बड़े तालाब व जलाशय इसका उदाहरण होते हैं। चलिए भाई आपके सामने शायद थर्ड लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके अपन। जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां। जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां कौन सी होती हैं? भारत में प्राचीन काल में जल संरक्षण की उन्नत परंपरा रही थी। प्राचीन भारत में क्या हुआ करता था, आपके सामने जो जल संरक्षण है, पानी को संरक्षण करने की अलग अलग प्रकार की परंपराएं हुआ करती थी। कौन कौन सी थी? पहली, बावड़ी। भाई आपने देखा होगा क्या होता है, एक बीच में चौकोर जगह होती है, उसके ऊपर सीढ़ियां लगी रहती हैं, और पानी और सीढ़ियों के माध्यम से आपके सामने नीचे ढलान वाली जगह होती है, वहां पर पानी आता था पूरे के पूरे शहर का या गांव का। उसको क्या बोला जाता है? बावड़ी के नाम से जाना जाता है। लोग क्या करते थे, उन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जाकर पीने योग्य पानी होता था, नहाने योग्य पानी जो भी होता था उसको उपभोग करते थे। जोड़ खास करके गांव में बनाए जाते थे। पहले के समय हर गांव में जोड़ देखने को मिलता था, इसलिए तो भूजल बसता था आपके सामने, है ना। तो क्या करते थे, गांव का पूरा का पानी इकट्ठा, एक कोई बीच की जगह होती थी जहां पर जो ढलान की जगह होती थी, सारा गांव का पानी बहकर उस जगह पर इकट्ठा हो जाता था, और एक खड्डा बन जाता था, उसको क्या बोला जाता था? जोड़ के नाम से जाना जाता है। और वहां पर वर्षा का पानी है उसको संरक्षित किया जाता था, पूरे के पूरे गांव का पानी को वहां पर संरक्षित होता था। तालाब, सामुदायिक जल स्रोत। भाई कोई समुदाय है, उसने क्या क्या भाई आपके सामने, उनका पानी वेस्ट नहीं जाए उसको बचाने के लिए वो क्या करते थे, एक तालाब बना देते थे। कुंड, कुंड क्या होता है? आप भाई अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से अपने पानी को बचाने के लिए लोग कुंड को बनाते हैं। एक नीचे आपके सामने पूरा का पूरा एक रूम सा बना दिया जाता है, उसके अंदर वर्षा जल को पाइप से के थ्रू कनेक्शन करा के पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसको कुंड के नाम से जाना जाता है। क्या महत्व है? कम खर्चीली टेक्निक है और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकें देखने को मिलती हैं और लंबे समय तक उपयोग में रहती हैं। चलिए भैया अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरित और नीला जल संचयन क्या होता है? हरित जल संचयन और नीला जल संचयन क्या होता है? पहला है हरित जल। हरित जल क्या होता है? ग्रीन वाटर।
मिट्टी में संग्रहित वो जल जो पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किया जाता है। मतलब ग्रीन वाटर क्या होता है? इस प्रकार का पानी जिसका उपयोग पेड़ पौधे अपने आप को कृषि के लिए या आपके सामने पेड़ पौधे अपने आप को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? तो पेड़ पौधों के उपयोग में आने वाले पानी को क्या कहा जाता है? हरित जल या ग्रीन वाटर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जिसमें जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है और मृदा की नमी बनाए रखता है। तो बरसात के समय जो ऊपर ऊपर की मिट्टी जो गिल्ली दिखाई देती है ना, उसको हरित जल के नाम से जाना जाता है ना? ऐसे देखते हैं 2 अंगड़ बारिश हुई है, 3 अंगड़ बारिश हुई है, वो अंगड़ वाली बारिश है ना, वो आपके सामने हरित जल के नाम से जाने जाए है। मिट्टी के अंदर वो जल मिट्टी जो आपके सामने पौधों की जड़ों के द्वारा उपयोग करी जाए। मिट्टी का नीला जल कौन सा होता है? वह जल जो नदियों, झीलों व भूजल में संग्रहित रहता है। ऐसा पानी जो आपके सामने मनुष्य के द्वारा और कोई चीजों में उपयोग करता है, नदियों में बहता है, झीलों में बहता है या भूजल द्वारा संग्रहित होता है, उसको नीले जल के नाम से जाना जाता है। जिसका कौन उपयोग करता है? जिसके अपन पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, वो उद्योगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। नीला जल वो जल होता है जिसको अपन अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, पेयजल के लिए उपयोग कर सकते हैं और उद्योगों के लिए उपयोग कर सकते हैं। बहता हुआ पानी, इकट्ठा हुआ पानी जिसको अपन मनुष्य या फिर अन्य जीव जंतु अपनी जरूरतों के लिए पूरा करते हैं, उसको नीला जल कहा जाता है। और पौधे अपनी जरूरतों के लिए उपयोग करते हैं, उसको हरे जल के नाम से जाना जाता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आ गया, लगभग विद्यार्थी छोड़ के आएंगे और आप करके आओगे इस प्रश्न को। अगले वाला जल संग्रहण, जल ग्रहण प्रबंधन क्या होता है? वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? क्या होता है भाई? परिभाषा, जल ग्रहण प्रबंधन से आशय होता है। जल ग्रहण प्रबंधन से आशय क्या होता है? जल, भूमि और वन्य संसाधनों को समन्वित व वैज्ञानिक, जल, भूमि और वन संसाधन होते हैं, इसके जो आपके सामने वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जल प्रबंधन के नाम से जाना जाता है, वाटर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जल को बचाना भाई, भूजल को पुनः भरण करना, जो पानी अपन यूज कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, उसको वापस उतना का उतना ग्राउंड वाटर को मेंटेन किए जाना, आपको भूजल पुनः भरण के नाम से जाना जाता है। किसको रोकता है? मृदा अपरदन को रोकता है, जो मिट्टी है उसके जो इरोजन होता है, उसका जो कटाव होता है उसको रोकता है और ग्रामीण विकास को बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि भाई ग्रामीण विकास वो अधिकतर किस चीज पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल ग्रहण प्रबंधन के क्या फायदे होते हैं? जल उपलब्धता में वृद्धि, भाई पानी बचाओगे तो पानी आपके सामने आगे के लिए बच के रहेगा, आपके सामने उसको उपयोग कर सकोगे। कृषि की उत्पादकता बढ़ता है, काफी जमीन ऐसी पड़ी रहती है अपने खास करके चुरू वाले क्षेत्र में, आपके शेखावाटी क्षेत्र में या इधर के वाले आपके सामने से हरियाणा के टच वाला काफी ऐसा क्षेत्र है जिसमें जमीन है लेकिन फसल नहीं उगा सकते। क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि पानी नहीं है, वर्षा जल पर ही फसलें होती हैं। तो अगर आप उस पानी को बचाकर रखोगे तो क्या होगा? आपके सामने जल प्रबंधन से पानी भी, गरीबी में कमी, फसल होगी, किसानी बढ़ेगी तो गरीबी में भी कमी आएगी और पर्यावरण में भी संतुलन देखने को मिलता है। तो यह था बच्चों आपका पूरा का पूरा पेपर, पर्यावरण, आपके सामने नैतिकता या इन्वायरमेंटल इथिक्स से संबंधित सारा पेपर, एक एक कॉन्सेप्ट, आपके जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब के सब करवा दिए। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।